चलो शुरू करें। तो अब हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदियों की। तो प्रायद्वीपीय नदियां, पहले तो हमने बात किया उत्तर भारत की नदी, अब हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदी। तो प्रायद्वीपीय नदी को भी आप बांट लीजिए। एक तो आप हो जाएगा नर्मदा, नर्मदा, तापी, ठीक है। फिर गोदावरी नदी तंत्र, गोदावरी, कृष्णा और फिर कावेरी। दक्षिण भारत में भी काफी नदियां हैं और ये नदियां, सबसे बड़ी बात यह है कि ये मौसमी नदियां होती हैं, ठीक है। ये बारिश के पानी से ये नदियां बनती हैं और कई छोटी नदियां फिर बारिश जब मौसम खत्म हो जाता है तो वो सूख भी जाती हैं, ठीक है। तो कावेरी नदी तंत्र, अब इसके बारे में, नर्मदा जो है, अभी हमने दिखाया था आपको अरीय संरचना बनती है। तो ये जगह कौन सी है? अमरकंटक, अमरकंटक, यहां से निकलती है नर्मदा। और नर्मदा एक ऐसी नदी है, भारत की ऐसी दो नदियां हैं। एक नर्मदा है जो जाके गिरती है पश्चिम की तरफ, यानी कि अरब सागर की खाड़ी में। अब अरब सागर, यहीं पे आपको जल विभाजक भी समझना है, जो कि मैंने अभी समझाया भी, कि यहां पर एक जल विभाजक हो रहा है और एक नदी जो जा रही है पश्चिम की तरफ, दो नदी, और बाकी नदी आ रही है पूरब की तरफ, यानी कि बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि यहां पर जल विभाजक है, ठीक है। तो पहली बात तो यह है कि ये अमरकंटक से निकलती है और जबलपुर में, कहां पर? जबलपुर में एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत, उसको क्या बोलते हैं, प्रपात को, जल प्रपात, इसका इंग्लिश टर्म होता है वाटरफॉल, राइट। तो एक बहुत बढ़िया वाटरफॉल बनता है वो जबलपुर में। और दूसरी बात यह है कि ये भ्रंश घाटी है, पूरी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। इस वजह से क्या हो रहा है कि इसमें गाद नहीं है। ये भ्रंश घाटी है, चट्टान है, बहुत मजबूत चट्टान है, तो इसमें गाद नहीं है। ये भी बहुत स्वच्छ पानी है इसका, साफ सुथरा है, और ये सीधी बहती हुई भ्रंश घाटी से होती हुई जाकर गिर जाती है कहां पर? अरब की खाड़ी में। भ्रंश घाटी क्या होता है कि दो प्लेटें होती हैं और ये इनके बीच का एरिया होता है भ्रंश घाटी। बेसिकली एक प्लेट होता है और उस प्लेट से बीच में टूट जाता है और बीच का प्लेट नीचे धंस जाता है। जब वो नीचे धंस जाता है तो वो भ्रंश घाटी कहलाता है, राइट। और यहां से बहती है आपकी नर्मदा नदी, ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपका नर्मदा। इसके बाद एक नदी है यहां पर तापी, ठीक है। तापी भी आपकी पश्चिम की ओर बहती है। तो हर नदी का उद्गम और स्रोत जाने की जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो तापी, ये भी आपकी जाती है पश्चिम की तरफ, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा कुछ और छोटी नदी है जो पश्चिम की तरफ जाती है। वो नदी कौन सी है? एक है साबरमती, के बारे में आपने सुना होगा, साबरमती। और एक नदी है माही। बच्चे अक्सर माही और महानदी में कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको दोनों ऑप्शन एग्जाम में मिलेगा कि कौन सी नदी इसमें से पश्चिम में जाती है। तो माही और महानदी में कंफ्यूज नहीं होना है। माही नदी जाती है पश्चिम की तरफ गिरती है, ठीक है। महानदी बहुत बड़ी नदी है। इसके बाद ये देखिए, ठीक है ना। माही छोटी नदी है, इसलिए आपको मैप पे जल्दी दिखेगा भी नहीं। तो माही, साबरमती, माही। इसके अलावा एक है भरत पूजा, और एक और है, उसको बोलते हैं पेरियार। ये चारों नदी इन दो के अलावा जाती है अरब सागर में, यानी पश्चिम की ओर बहती है। अब आपसे मैंने कहा था कि आप लोग मैप ले लीजिए, एटलस खरीद लीजिए ओरिएंट ब्लैक स्वान का, ठीक है। और उसमें आपको ये ढूंढिए कि ये नदी कहां बहती है, ठीक है ना। पेरियार केरल में बहती है, मैं बता तो दूंगा, लेकिन फिर भी आपको मैप पे देखना चाहिए कि इसका उद्गम स्थल कहां पे है। साबरमती गुजरात में बहती है,
भरतपुजा केरल में बहती है, ठीक है। अब बाकी आप इससे ज्यादा डिटेल खुद जुटाइए, ठीक है। तो ये आपका हो गया नर्मदा और तापी। अब हम बात करेंगे गोदावरी की, ठीक है। तो गोदावरी, पहली बात तो ये है मैप बनाना शुरू करेंगे और साथ में आप स्टेट भी याद रखेंगे कि कौन सा स्टेट का बाउंड्री क्या है, ठीक है। आप उसे बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा कौन सा स्टेट कहां पर है। तो ये है महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र का ये कौन सा क्षेत्र है? नासिक। सवाल भी पूछा गया है कि नासिक किस नदी पर है, या हाँ, नासिक किस नदी पर बसा हुआ है? तो नासिक से ही निकलती है गोदावरी, ठीक है। और गोदावरी का जो कुल लंबाई है वो है 1500 किलोमीटर। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, अब अपने भारत की सबसे लंबी नदी उसकी लंबाई है 2500 किलोमीटर और इसकी लंबाई है 1500 किलोमीटर। तो ये लेकिन दक्षिण में है, तो हम इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। ये भी सवाल आता है, दक्षिण की गंगा, इसमें बच्चे कंफ्यूज आते हैं गोदावरी कृष्णा में, ठीक है। तो गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, 1500 किलोमीटर इसकी दूरी तय करती है और दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है। अब गोदावरी कहां कहां जा रही है? गोदावरी एक तो आपका महाराष्ट्र से निकल रही है, महाराष्ट्र, उसके बाद से ये ठीक है, महाराष्ट्र से निकल के ये बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है और ये भी एक बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। फिर इसकी सहायक नदियों के बारे में जान लीजिए। तो इसमें भी सवाल है लेफ्ट और राइट ट्रिब्यूटरी के बारे में। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेफ्ट और राइट ट्रिब्यूटरी अगर पूछा जाएगा कभी तो गंगा के लिए ही पूछा जाएगा, तो वो आपको याद रखना है। बाकी इसकी सहायक नदी आप जरूर याद रखिए कि इसकी कुल सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। एक इसकी सहायक नदी है वो है पूर्णा, वर्धा, पूर्णा, वर्धा। फिर आपको दिख रहा है पेन गंगा, पेन गंगा इसकी एक सहायक नदी है। इसके अलावा पेन गंगा, वेन गंगा, मंजरा, हाँ मंजरा एक है, मंजरा इंपॉर्टेंट है। तो पूर्णा, वर्धा, पेन गंगा, वेन गंगा, पेन गंगा और वेन गंगा दोनों है। और फिर एक है मंजरा, ठीक है ना, ये इसकी सहायक नदी है और ये दक्षिण भारत गंगा कहलाती है, ठीक है। ये हो गया इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसके बाद बात आती है कृष्णा नदी की। तो कृष्णा नदी, एक तो ये मैंने बताया आपको नासिक से निकलती है और ये महाबलेश्वर से निकलती है, ठीक है, महाबलेश्वर की पहाड़ी से, राइट। पश्चिमी घाट में है ये महाबलेश्वर की पहाड़ी, ये पूरा एरिया पश्चिमी घाट का है। तो पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलती है। इसकी सहायक नदी, एक तो आपको तुंगभद्रा दिख रही है जो इसकी बड़ी सहायक नदी है। तुंगभद्रा के अलावा कोयना, कोयना, फिर घाट प्रभा, घाट प्रभा, माल प्रभा, राइट, घाट प्रभा, माल प्रभा। और इसकी एक दो सहायक नदी है मूसी और भीमा, इसकी सहायक नदी है, ठीक है। कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर बांध है, ठीक है ना। और ये भी आपका बंगाल खाड़ी में गिरती है एक बड़ा सा डेल्टा बनाते हुए, राइट। इसके बाद से एक नदी है महानदी। तो महानदी का जो उद्गम स्रोत है वो है छत्तीसगढ़ का एरिया, छत्तीसगढ़ से महानदी निकलती है और छत्तीसगढ़ से निकलती है और महाराष्ट्र और झारखंड से होते हुए, झारखंड का कुछ पार्ट है, ये भी एक डेल्टा बनाती हुई चली जाती है
अरब सागर में। और यहीं पे एक बना हुआ है चिल्का झील, राइट, ये इसी नदी के पास में है चिल्का झील, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया महानदी के बारे में। हमने एक गोदावरी कर लिया, कृष्णा कर लिया। अब एक महत्वपूर्ण नदी है, वो है कावेरी नदी, राइट। तो कावेरी नदी जो है वो पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है, ब्रह्मगिरी पर्वत, ठीक है। ब्रह्मगिरी पर्वत ये याद रखना है, ये भी पश्चिमी घाट में ही पड़ता है, ठीक है। इसकी जो सहायक नदी है, एक तो अमरावती, अमरावती और भवानी, भवानी, हेमवती, हेमवती और एक और है उसको बोलते हैं कोयना, ये इसकी सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी को लेकर के अक्सर कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में विवाद रहता है, ठीक है। कृष्णराज सागर झील इसी पर है, ठीक है। तो ये आपके हो गए नदी, नदी तंत्र भारत के, ठीक है। एक ये चीज जान लीजिए, आपसे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, नमामि गंगे परियोजना, अभी ये, तो अब हम बात करेंगे झीलों की। ये आपके नदी तंत्र पूरे हो गए कंप्लीट, ठीक है। कुछ क्रियाकलाप करिए, मैप खरीदिए और मैप से आप कंटिन्यू देखते रहिए। मैंने जो भी आपको पढ़ाया है, आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं उस बुक को पढ़ने के साथ साथ जो आप पढ़ रहे हैं उसको मैप पे ड्रॉ करते जाइए। ज्योग्राफी को सब पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है। जैसे अगर आपने एक लाइन पढ़ा कि नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है, तो आप इसे याद कितनी देर तक रख पाएंगे, या पहली बार जो पढ़ेगा उसे कितना याद रहेगा। तो आप जब मैप पर अमरकंटक ढूंढ लेंगे और अमरकंटक के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे, राइट, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से ज्योग्राफी अगर आप मैप से पढ़ेंगे उतना बेहतर रहेगा। अब नदियों का जो इंपॉर्टेंस वो इसलिए है कि एक तो हम जानते हैं कि पृथ्वी का 71% भाग पानी से ढका हुआ है, ये हम जानते हैं। लेकिन 97% पानी ऐसा है जिसका हम इस्तेमाल नहीं कर पाते, ठीक है। और इसमें भी 3% बच रहा है, तो 3% में भूमिगत जल भी है और अन्य झीलें भी हैं, मीठे पानी की झील, इसके अलावा बर्फ का पानी भी है, ठीक है। तो उसमें नदियों का हिस्सा सबसे ज्यादा है, राइट। इसमें भी जो सबसे ज्यादा पानी हमें प्राप्त होता है वो हिमानी रूप में प्राप्त होता है। हिमनद होते हैं, उन्हीं से धीरे धीरे वो पिघलते हैं तो नदी बनती है और वही फिर हमें स्वच्छ पानी के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। अब बात करेंगे झील की। कश्मीर घाटी और प्रसिद्ध डल झील, इनके बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। झीलों में कई तरीके के मनोरंजन होते हैं, जैसे नौकायान होता है, तैराकी होता है और अन्य जलीय खेल होते हैं, राइट। तो इसके साथ में झील से हमें पानी मिलता है, मीठा पानी, वहां पर जल जमा हो जाता है। तो पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भाग यानी किसी गड्ढे वाले भाग पर जब पानी जमा हो जाता है तो उसे झील कहते हैं। अभी हम पढ़ेंगे बाद में कि झील का निर्माण, मान लीजिए एक बड़ा सा कोई हिमनद है, बहुत बड़ा है, अब ठंडी के टाइम में वो जम जाएगा, गर्मी के टाइम में वो थोड़ा सा पिघलेगा, थोड़ा सा पिघलेगा। अब इस क्रम में उस जगह की मिट्टी टूटती है, चट्टानें टूटती हैं, राइट। तो वो एक हम कहेंगे बाउंड्री बन जाती है, ठीक है। तो एक तरीके से झील बन गया। इसके साथ में कहीं जमीन धंस जाती है, वहां पानी इकट्ठा हो जाता है तो झील बन गया। फिर हमने गोखुर झील देखा था, राइट। तो इस तरीके के झील तमाम तरीके की होती हैं। कुछ बड़े आकार की झील भी होती हैं जिन्हें हम समुद्र कहते हैं, लेकिन वो बेसिकली समुद्र नहीं होता, वो झील होता है। जैसे कैस्पियन सी, हम इसे सी तो कहते हैं लेकिन ये सागर नहीं है, ये बहुत बड़ा झील है, राइट। इसके अलावा डेड सी,
डेड सी भी एक झील है, और डेड सी सबसे ज्यादा लवड़ीय झील है डेड सी, इसीलिए उसका नाम है डेड, राइट। यानी कि उसमें वो इतना लवड़ी है कि उसमें जीवन नहीं है, और धीरे धीरे ये और ज्यादा लवड़ी होता जा रहा है। फिर अरल सागर, अब आप कई बार मोबाइल में खोलेंगे आपको नोटिफिकेशन आया कि अरल झील खत्म हो गया या अरल झील सूख गया। बेसिकली सूखा नहीं है, वो है, लेकिन उसका पानी बहुत ज्यादा लवड़ी है, राइट। तो इसलिए ये बहुत गाढ़े होते हैं ये पानी, और ये नमक से भरपूर होते हैं, तो आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरीके से भारत में भी तमाम तरह की झीलें होती हैं, एक दूसरे से आकार और लक्षण में अलग होती हैं। अधिकतर झीलें स्थायी होती हैं, कुछ में केवल वर्षा के टाइम ही पानी भर जाता है। जैसे अंतर्देशीय अपवाले अर्धशुष्क क्षेत्रों की द्रोड़ी वाली झीलें होती हैं। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिसका निर्माण हिमानियों और बर्फ की चादर की क्रिया के फलस्वरूप होता है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदी और मानवीय क्रियाओं द्वारा होता है। जैसे हम जानते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना, तो इस पर जो झील है वो मानवीय झील है, ठीक है। कृष्णा अर्जुन सागर झील, राइट, मानवीय झील है। नदियों द्वारा गोखुर झील बनाया जाता है, और कुछ वायु द्वारा भी झील बनाया जाता है। मान लीजिए वायु एक जगह हवा में हवा मिट्टी को उड़ा करके ले आके एक जगह भर देती है, और उसके चारों तरफ कुछ गहरा एरिया हो जाता है, वहां पर भी झील का निर्माण हो जाता है, ठीक है। फिर विसर्प वाले नदी में हमने देखा ही गोखुर झील बनता है। स्पिट और बार रोधिका तटीय क्षेत्रों में लैगून झील का निर्माण होता है, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील, कलेरू झील, ये क्या है, लैगून झील है, ठीक है। फिर अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती हैं। एग्जाम्पल के लिए राजस्थान का सांबर झील, ये खारे पानी का झील है, ठीक है, जो एक लवड़ वाली झील है। इसके जल का उपयोग नमक बनाने के निर्माण में किया जाता है। अब इसको याद करिए, मैंने आपको बताया था कि एक टेथिस सी है, एक अंगारा लैंड है, एक गोंडवाना लैंड है, और बीच में सी है, यही दोनों जाकर के मिल गए। आज वहां कुछ नहीं दिखता, तो हम कैसे पता लगाते हैं कि भाई यहाँ कभी समुद्र रहा होगा। तो इसका एग्जाम्पल ये है कि राजस्थान जैसी जगह में आपको लवड़ीय झील मिल रहा है, यानी नमक वाली झील है, सांबर झील, वहां से इतना नमक है उसमें कि आप उससे नमक बना भी ले रहे हैं, राइट। तो ये इसका एग्जाम्पल है। इसी आधार पर आर्कियोलॉजिस्ट या वैज्ञानिक इसकी व्याख्या करते हैं। अब मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में हैं। ये मुख्य रूप से हिमानी द्वारा बनी हुई हैं। दूसरे शब्दों में ये तब बनी है जब हिमनद या कोई द्रोड़ी गहरी बन गई हो, जो बाद में पिघलने से उसमें पानी भर गया, या किसी क्षेत्र में शिला यानी पत्थर या मिट्टी से हिमानी के मार्ग बंध गए हों। इसके उल्टे जम्मू और कश्मीर की वुलर झील भूगर्भीय प्रक्रियाओं से बनी है। वुलर झील यानी दो प्लेट जब एक दूसरे के विपरीत चले गए और वहां पे एक क्षेत्र में गड्ढा हो गया, राइट, तो इससे एक झील का निर्माण हुआ। तो इस तरीके का झील है भूगर्भीय झील यानी वुलर झील। तो वुलर झील आपको याद रखना है, ठीक है। ये भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। डल झील, भीमताल झील, नैनीताल के बारे में आपने सुना है, लोकतक और बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झील है, ठीक है। लोकतक झील, चलिए इसके बारे में बात करेंगे हम आगे। इसके अलावा जल विद्युत उत्पादन में भी इस क्रिया में भी झील का निर्माण होता है। जैसे हमने बताया था कि बांध बनाया जाता है और बांध के जरिए पानी को रोक दिया जाता है, तो जब पानी रुकता है तो एक जगह भर जाता है, तो इस क्षेत्र को भी हम झील कहते हैं, राइट। जैसे गोविंद सागर भाखड़ा नांगल परियोजना, तो यहां पर भी एक झील है। ये झील मानवीय निर्मित है, ठीक है। अब ये तो कुछ कहानियां हैं जो आपको कभी कभी पढ़ना भी चाहिए, राइट। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, ये सवाल आपसे अक्सर पूछा जाएगा।
ये देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में हुआ। इसका अक्सर टाइम ही दे दिया जाएगा आपको कब हुआ है, तो 1985 आपको याद रखना है। नदी, राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना, ठीक है। और ये किसके लिए था, तो गंगा के लिए था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। गंगा के लिए एक एक्शन प्लान था। और 95 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया है, ठीक है। चलिए, नदी प्रदूषण भी एक, नदी हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्रोत है। हम जानते हैं कि ये परिवहन की, पुराने समय में जब आपके पास मोटर कार नहीं था, जब आपके पास संचार परिवहन के अन्य माध्यम नहीं थे, तो नदियां बहुत इंपॉर्टेंट साबित होती थी और आज भी होती हैं, ठीक है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था का ये बहुत बड़ी पोषक होती हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया में या गंगा का दोआब हमने देखा, पंजाब देखा, तो रोटी तो सबसे महत्वपूर्ण है और रोटी उपजाने के लिए आपको नदी की जरूरत है। इसके अलावा हम आधुनिक युग में हमने उद्योग की स्थापना की, तो हमने उद्योग में देखा था कि उद्योग वहीं लगाए जाते हैं जहां नदियों का या दो नदियों का संगम हो, या जहां नदी का पानी आसानी से अवेलेबल हो। इन सारी क्रियाओं में हम क्या करते हैं, नदी को बहुत ज्यादा प्रदूषित कर देते हैं। कृषि के कारण भी नदी को प्रदूषित कर देते हैं, उद्योग के कारण भी नदी को प्रदूषित कर देते हैं, और अन्य मानवीय क्रियाओं जैसे मल अपशिष्ट इत्यादि को नदी में डाल करके हम उसे प्रदूषित करते हैं, ठीक है। तो इसे प्रदूषित करने के क्रम में ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो आपसे जो भी हो सके वो इसके लिए जरूर करें, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आप कर ले। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष शाखाओं के समान अपवाह को प्रदर्शित करती है। शाखाएं मतलब एक पेड़ है और पेड़ से बहुत सारी धाराएं निकल रही हैं, ठीक है। तो ऐसा हमने कौन सा पढ़ा था, द्रुमाकृतिक देखा था ना, एक धारा जा रही है, उससे तमाम तरीके की छोटी छोटी धाराएं जा रही हैं, तो उसको हमने देखा था द्रुमाकृतिक, ठीक है। फिर वुलर झील किस राज्य में है, बताओ भाई। वुलर झील बताया था मैंने किस राज्य में है, गुड, जम्मू कश्मीर, ठीक है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां है, बताया था मैंने, गुड, अमरकंटक, ठीक है। निम्न में से कौन सी लवणीय झील वाली जल है, लवणीय झील, सांबर झील अभी बताया था, यहां से इतनी लवणीय है कि ये यहां से नमक भी बनाया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी की बात कर रहा है, यानी दक्षिण की गंगा, बताइए कौन सी, गोदावरी, गुड। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, बताइए। हाँ, इनमें तापी, वेरी गुड, तापी। एक और नदी कौन सी है, नर्मदा, वेरी गुड। चलिए